बेसिक शिक्षा किताबों के ऑर्डर में पिछड़े 56 जिलों को चेतावनी। 15 दिन में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश। बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों का शैक्षिक सत्र शुरू होने के बावजूद अभी तक 56 जिलों ने किताबों का ऑर्डर नहीं दिया। इस पर शासन ने कार्रवाई करने और 15 दिन में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रकाशकों के लिए किताबों की आपूर्ति की अंतिम तारीख सितंबर की शुरुआत तक निर्धारित है। अधिकारियों का तर्क है किताबें आने के साथ साथ कुछ जिलों में आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी, फिर जैसे जैसे किताबें आएंगी आपूर्ति होती रहेंगी, लेकिन जिलों में ऑर्डर देने में ही देरी हो रही है। ऐसे में बच्चों को यह पुस्तकें और देर से मिलेंगी। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों के नामांकन, स्कूलों को गोद लेने, MIS कोऑर्डिनेटर चयन, आधार किट संचालन, न्यायालय में लंबित प्रकरणों आदि के विभिन्न कार्यों की समीक्षा में ढिलाई बरतने वालों को चेतावनी दी गई। अभी तक 21 जिलों ने ही दिए ऑर्डर। 16 जून से सत्र शुरू होने के बाद अभी तक 19 जिलों ने ही प्रकाशकों को ऑर्डर दिए हैं। इनमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलिया, झांसी, अमेठी, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती शामिल हैं। फर्नीचर आपूर्ति में देरी पर 12 जिलों में मांगा जवाब। वर्ष 2020-21 में स्वीकृत फर्नीचर आपूर्ति के तहत 20 जिलों में फर्नीचर की आपूर्ति हो चुकी है और 38 में चल रही है। वहीं ललितपुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, मैनपुरी, बुलंदशहर, बदायूं, चित्रकूट, आजमगढ़, लखनऊ, श्रावस्ती, आगरा व उन्नाव में आपूर्ति शुरू नहीं हुई। ऐसे 12 जिलों में स्पष्टीकरण मांगने और देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। अवस्थापना सुविधाओं में हो रही ढिलाई। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं दुरुस्त करने के मामले में सीतापुर, कुशीनगर, प्रतापगढ़, बांदा, उन्नाव, गोंडा, कन्नौज, मऊ, सिद्धार्थनगर की प्रगति कम मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही सितंबर 2022 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। भदोही, लखनऊ, मऊ, हाथरस, देवरिया, कन्नौज, बलरामपुर, औरैया, सिद्धार्थनगर व गोरखपुर में 50% से ही कम ब्लूटूथ स्पीकर खरीद हुई है। लाइब्रेरी संचालन की स्थिति में भी कई जिलों में गड़बड़ी मिली। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिका छात्रावास या एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण में सिद्धार्थनगर, बिजनौर, चंदौली व कुशीनगर की प्रगति सबसे कम मिली। अग्निपथ स्कीम। सेना के नियमित सैनिकों और अग्निवीरों की तनख्वाह में कितना अंतर, जानिए आंकड़े क्या कहते हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध जारी है। यूपी, बिहार से लेकर तेलंगाना और जम्मू कश्मीर तक 15 से ज़्यादा राज्यों में हिंसात्मक घटनाओं की खबर सामने आ चुकी हैं। कहीं ट्रेन फूंकी जा रही है तो कहीं पुलिस चौकी। बस इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे गलत कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं की तनख्वाह को लेकर भी खूब चर्चा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अग्निवीरों और नियमित सैनिकों की तनख्वाह में कितने का फ़र्क रहेगा। क्या नियमित सैनिकों को ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी? आइए जानते हैं। अग्निवीरों को कितनी मिलेगी सैलरी। हम अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 महीने तनख्वाह मिलेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़ाकर 33,000, तीसरे साल 36,500 तो चौथे साल 40,000 हो जाएगी। इसमें से 70% राशि वेतन के तौर पर दी जाएगी। बाकी 30% अग्निवीर कार्प्स फंड अर्थात सेवानिधि पैकेज में जमा होगा। मतलब पहले साल अग्निवीरों को हर महीने 21,000 रुपये कैश इन हैंड मिलेंगे। दूसरे साल ये बढ़कर 23,100 रुपये और तीसरे साल 25,580 और आखिरी साल 28,000 रुपये हो जाएंगे। 4 साल में वेतन कटौती से कुल बचत करीब 5.02 लाख रुपए होगी। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी, यानी कि PF की तरह यह दोहरा लाभ होगा। इस राशि पर ब्याज भी मिलेगा। 4 साल में वेतन कटौती से बचत और सरकार का अंशदान दोनों मिलाकर करीब 11.71 लाख रुपए हो जाएंगे। यह राशि टैक्स फ्री होगी। इस तरह 4 साल बाद अग्निवीर को मासिक वेतन के अलावा सेवा निधि पैकेज के एकमुश्त 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे। नियमित जवानों की सैलरी का क्या है नियम। मौजूदा समय में सेना में अफसर से लेकर जवान तक को 7वें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सेना में कुल 17 से अधिक तरह के पद होते हैं। इनमें वेतन का अलग नियम है। सिपाही यानी वो सैनिक जो सीमा पर आतंकियों, दुश्मन की सेना से सरहद की रक्षा करते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत सभी आर्मी के सिपाही और लांस नायक को हर महीने 21,700 रुपये कैश इन हैंड मिलते हैं। मतलब ये राशि जवानों के खाते में जानी है। इसके अलावा सैलरी का 20 से 30% हिस्सा PF के तौर पर जमा होती है। जवानों को समय समय पर नियम के अनुसार प्रमोशन भी मिलता है। लांस नायक के बाद नायक का पद होता है। इसमें जवानों को 25,500 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। हवलदार को 29,200, नायब सूबेदार को 35,400 रुपये की सैलरी मिलती है। सूबेदार की तनख्वाह 44,900 रुपये है। सूबेदार मेजर को 47,600 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। नहीं, नियमित सैनिकों और अग्निवीरों की तनख्वाह में कोई फर्क नहीं है। अग्निवीरों की सैलरी 4 साल के लिए पहले से तय है, जबकि नियमित सैनिकों की सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल 3% की बढ़ोतरी होगी। मतलब कुल मिलाकर उतना ही हो जाएगा जितना एक अग्निवीर को मिलेगा।
सेवा काल के बाद दोनों ही सुविधाओं में क्या अंतर है? 4 साल का सेवा काल समाप्त होने के बाद अग्निवीर को एकमुश्त 11.71 लाख रुपए मिलेगी। इस तरह रिटायर होने वाले सैनिक को ग्रेच्युटी के रूप में एकमुश्त रकम मिलती है। सेवा काल के बाद अग्निवीर की कैंटीन, मेडिकल आदि की सुविधाएं बंद हो जाएंगी, जबकि नियमित सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद भी कैंटीन, मेडिकल आदि की सुविधा मिलती रहती है। इसके अलावा रिटायर होने के बाद सैनिक को ताउम्र पेंशन भी मिलती है, जो अग्निवीर को नहीं मिलेगी। त्यागपत्र शुरू। शिक्षा मित्र समरेंद्र कुमार ने अपने शिक्षा मित्र पद से त्याग दिया इस्तीफा, देखें संबंधित लेटर। त्यागपत्र शुरू। शिक्षा मित्र समरेंद्र कुमार ने अपने शिक्षा मित्र पद से दिया इस्तीफा, देखें संबंधित लेटर। सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र गोंदला मऊ जनपद सीतापुर। विषय सी समरेंद्र कुमार मिश्र शिक्षा मित्र कंपोजिट विद्यालय कोटवा की त्यागपत्र के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि श्री समरेंद्र कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र, ग्राम गणेशपुर, पोस्ट सहोली, थाना सदना, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर के संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 17/6/2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 17/6/2022 से अपने शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र देते हुए त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में श्री समरेंद्र कुमार का मूल प्रार्थना पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई कराने का कष्ट करें। संलग्नक दिनांक और यहाँ पर सरिता सिंह, अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति, प्रधान ग्राम पंचायत कोटावा, विकास क्षेत्र गोंदला मऊ, जनपद सीतापुर। आयकर रिटर्न नहीं भरा तो जल्द भर लें, इस तारीख से लगेगा जुर्माना। मुरादाबाद इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न भरना शुरू हो गया है। अभी सर्वर लोड कम होने के कारण रिटर्न आसानी से भरा जा रहा है। अभी तक जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा वो जल्दी दाखिल कर ले। 1 अगस्त से रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न 15 जून से भरना शुरू हो गया है। जिसकी आय सालाना 2.5 लाख से अधिक है उसे रिटर्न दाखिल करना होगा। हालांकि 5 लाख से अधिक आय होने पर ही आयकर देना पड़ता है। 15 जून से 31 जुलाई तक नौकरी पेशा के आयकर दाता, छोटे कारोबारी, चिकित्सा अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि को रिटर्न दाखिल करना होता है। मैनुअल रिटर्न भरने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अब ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना होगा। कंपनियों और बड़े कारोबारियों को सितंबर तक रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। मुरादाबाद आयकर क्षेत्र में 2 लाख से अधिक आयकर दाता हैं जिससे रिटर्न दाखिल करना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल होना शुरू हो गया है तो धीरे धीरे कुछ आयकर दाता रिटर्न दाखिल कराने के लिए चार्टर्ड अकाउंट या कर अधिवक्ता के पास पहुंचना शुरू कर दिया। कुछ कर्मचारी ऑनलाइन रिटर्न स्वयं दाखिल करना शुरू कर दिया। जैसी संख्या कम होने से आयकर विभाग का सर्वर खाली रहता है और कम समय में रिटर्न दाखिल हो जा रहा है। नौकरी पेशा वाले जिसकी आय वेतन और बैंक के ब्याज से है वह आसानी से रिटर्न दाखिल कर देते हैं। इसके अलावा अन्य स्रोतों से आय है उसे रिटर्न दाखिल करने में थोड़ा समय लगता है। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अजीत अग्रवाल ने बताया कि 15 जून से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध हो गया है। वर्तमान में कम आयकर दाता रिटर्न भरते हैं। 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों को 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। कर्मचारी की बर्खास्तगी आदेश पर कोर्ट नहीं लगा सकती रोक, हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेशों की रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर देना उसे पूरी राहत देने के समान है। कोर्ट ने स्थगन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई कर कैट को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति SR मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम D चौहान की खंडपीठ में केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। इलाहाबाद स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी कैट की पीठ ने केंद्र सरकार के कर्मचारी राम प्रसाद की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया था, जिसको भारत सरकार द्वारा याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी। कैट ने वैधता का परीक्षण किए बिना दे दिया स्थगन। केंद्र सरकार का पक्ष रखे अधिवक्ता ने कहा कि कैट ने कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर रोक लगाकर अंतरिम स्तर पर पूरी राहत दे दी है। कैट का सेवा समाप्ति पर रोक लगाने का आदेश याचिका में अंतरिम राहत देने के समान है, जो शुरुआत की सुनवाई के स्तर पर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता का तर्क था कि सेवा समाप्ति आदेश की वैधता का परीक्षण किए बिना स्थगन आदेश देना विधि संगत नहीं है। न्यायालय ने सरकार के अधिवक्ता के तर्कों को सही पाते हुए कहा कि कैट ने सेवा समाप्ति की वैधता का परीक्षण किए बिना स्थगन आदेश जारी किया है। ऐसा अंतरिम आदेश याचिका को पूर्ण अनुदेश दिए जाने के समान है। कोर्ट ने कैट द्वारा दिए स्थगन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई कर वाद निस्तारित करने के कैट को निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र की इस याचिका पर विपक्षी कर्मचारी को भी नोटिस जारी किया है। बजट तो मिला मगर बेसिक शिक्षा पर खर्च ही नहीं किया। बदायूं जिला योजना 2021-22 में प्राथमिक शिक्षा के लिए 45.70 करोड़ का अनुमोदन किया गया, जिसके सापेक्ष जिले को 8.48 करोड़ अवमुक्त किए गए। लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर अवमुक्त बजट में से सिर्फ 1.71 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके। पूरे साल न तो प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधरी और न ही शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 2021-22 में दी गई कार्ययोजना
पर जिला योजना समिति ने 45.70 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया। इस धनराशि से जर्जर प्राथमिक स्कूलों के भवनों की मरम्मत के साथ चारदीवारी, पेयजल की व्यवस्था आदि पर काम होने थे। पहले तो बजट अवमुक्त करने में कंजूसी की गई, इसके बाद बजट शिक्षा पर खर्च करने में भी इससे भी ज़्यादा कंजूसी हुई। जिले में कुल 2155 परिषदीय विद्यालय हैं, इसमें 1502 प्राथमिक और 653 उच्च प्राथमिक और सम्मिलित विद्यालय शामिल हैं। जिला योजना 2021-22 में अनुमोदित 45.70 करोड़ के सापेक्ष 8.48 करोड़ ही जारी किए गए और खर्च की बात करें तो विभाग अवमुक्त 8.48 करोड़ में से सिर्फ 1.71 करोड़ ही खर्च कर सका। ऐसे में न तो प्राथमिक स्कूल और न ही स्कूलों में शिक्षा के स्तर में कोई सुधार हो सका। कई स्कूलों की दशा बेहद खराब। परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो सरकार इस मद में मोटा बजट खर्च करती है। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के वेतन से लेकर मिड डे मील, मुफ्त पुस्तकें, मुफ्त यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति आदि पर मोटा बजट खर्च किया जाता है। इसके बाद भी तमाम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की दशा बेहद खराब है। इससे भी ज़्यादा खराब यहाँ शिक्षा का स्तर है। मिड डे मील, यूनिफॉर्म, दूध, फल वितरण को लेकर तमाम विद्यालय और शिक्षक विवादों में रहते हैं। तमाम सुविधाओं और सहूलियत के बाद भी अभिभावक बच्चों को परिषदीय स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। एक नज़र में अनुमोदित बजट 4,570.1 लाख, अवमुक्त बजट 858.58 लाख, खर्च हुए 171.51 लाख। जिले में प्राथमिक स्कूल 1502, जिले में उच्च प्राथमिक स्कूल 653, प्राथमिक स्कूल में छात्र छात्राएँ 2,23,733, उच्च प्राथमिक स्कूल में छात्र छात्राएँ 86,974। जिला योजना में 4,570.1 लाख के बजट का अनुमोदन किया था। इसमें 848.58 लाख के अवमुक्त हो सका। जो बजट खर्च किया उसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद ही कुछ बता सकता हूँ। जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ विद्यालयों में जरूरी काम कराए जा रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले अब काफ़ी बेहतर हुआ है। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, BSc।